मित्रों नमस्कार। पुस्तकनामा के इस चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम फिर से 4 किताबें लेके आपके लिए आए हैं। पहली किताब है विश्व की श्रेष्ठ कहानियाँ, जिसके 2 खंड हैं और इसका संपादन किया है ममता कालिया जी ने। दूसरी किताब है ओसी लड़की, जो प्रसिद्ध युवा कवियत्री संध्या यादव का कविता संग्रह है। बहुत अलग किस्म का कविता संग्रह है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है प्रसिद्ध पत्रकार प्रताप सोमवंशी का, जो बहुत अच्छे शायर भी हैं। बहुत ही अलग किस्म का नाटक है, कबीर की पत्नी लोई पर। चौथा संग्रह है व्यंग का संग्रह है। यह है वरिष्ठ व्यंगकार, बल्कि वरिष्ठ ही कहूँ अब मैं, शशिकांत सिंह शशि का ये संग्रह है और बहुत ही गंभीर सरोकारपरक जनोन्मुखी किस्म का ये संग्रह है, जो पढ़े जाने की मांग करता है। तो मित्रों, सबसे पहले बात कहानियों की। विश्व की श्रेष्ठ कहानियाँ, ममता कालिया जी की जो ये किताब है, इसको प्रस्तुत किया है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता ने और इसका प्रकाशन किया है लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज ने। मित्रों, सच कहूँ तो बहुत मुश्किल से ऐसी किताबें आती हैं जिनको आपको लगता है कि ये तो समुद्र में से रत्न निकल के आए हैं और इनको रख लो। मैं कैसे इनको रत्न कह रहा हूँ मैं आपको बता दूँ कि इसमें 32 देशों की 87 कहानियाँ हैं। इसमें अमेरिका की भी कहानी है, इसमें रूस की भी कहानी है, इसमें लैटिन अमेरिकन देशों की भी कहानियाँ हैं, इसमें नॉर्वे भी है, इसमें स्वीडन भी है, इसमें इजराइल भी है, इसमें फ़लस्तीन भी है, इसमें बहुत सारे देश हैं। बहुत सारे देशों के बहुत सारे प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ जो अपने परिवेश के कारण, अपने अनूठे शिल्प के कारण, अपनी जो वातावरण को प्रस्तुति देने के जो अलग उनका जो ढंग है, उसके कारण ये कहानियाँ आपको अलग से याद रह जाती। इन कहानियों से गुजरना एक नए अनुभव से गुजरना है। तो मैं आपको बता दूं कि इन कहानियों में आपको पुष्किन की ताबूत साज मिल जाएगी, तो गोगोल की गर्म कोट, गोरकी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है 26 आदमी और एक लड़की, तो हेमिंगवे की बूढ़ा वेटर, ओ हेनरी की वो आखिरी पत्ता, चार्ल्स डिकेंस की सिग्नल मैन, सात्रे की हत्यारा और बहुत सारी कहानियाँ। ये तो कहानियाँ वो हैं जो आप जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, वो आपको चौंकाएंगी। जैसे हेल्तई की हंगरी की कहानी है 3 बहनें, या जिलास की कहानी है यूगोस्लाविया की वैतरणी, या अचेबी की कहानी है अफ्रीका की फौजी लड़कियाँ। ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको चौंका देंगी। एग्नॉन की कहानी है डॉक्टर का तलाक, इजराइल की कहानी है ये बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। अलग देश, अलग परिवेश, अलग शिल्प, अलग भावभूमि, अलग कथ्य, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच की जो चीज़ है वो है मानवता। ये सारी कहानियाँ मानवता को बचाने की कोशिश करती प्रतीत होती हैं। और सच कहूँ तो इन कहानियों से गुजरना एक बहुत बड़े अनुभव से गुजरना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कहानियाँ पढ़ी जाएं, ये कहानियाँ सहेजी जाएं और इन कहानियों पर चर्चा की जाए। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो 32 देशों की 87 कहानियाँ हैं, इनके पृष्ठ संख्या की अगर मैं दृष्टि से बात करूं तो ये 820 पेज 2 खंडों में आए हैं। और इन 820 पेजों की जो किताब है, इसकी जो पूरी कीमत है, दोनों किताबों की कीमत, दोनों संग्रहों की कीमत खंडों की, वो है 620 रुपये। तो ये उस हिसाब से भी घाटे का सौदा नहीं है। मैं उन लोगों से जो कहानियों को पसंद करते हैं, उन लोगों को जो कहानियों को दुनिया भर की कहानियों से जोड़ना पसंद करते हैं, नए नए परिवेश को, नई नई चीज़ों को जानने, समझने, बूझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कहानियाँ सचमुच रत्न के समान हैं। इसके लिए ममता कालिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा सकता है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कहानियाँ
अच्छी कहानियाँ हैं, बड़ी कहानियाँ हैं। कई कई बार लगता है कि जैसे इस कहानी की जगह वो कहानी होती तो क्या होता, या फला फला लेखक छूट गया है वो भी होता, फ्रांसिस कैने, समरसेट मॉम, कुछ लोग हैं वो छूट गए हैं, वो भी अगर होते तो बहुत अच्छा होता। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर लगता है कि इन पर भी हो जाता तो अच्छा था, लेकिन सीमाएं होती हैं। इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा संपादन है, इतने सारे अनुवादकों ने इस पे काम किया है। आपको आश्चर्य होगा कि इनमें अनुवाद निर्मल वर्मा का भी है, रघुवीर सहाय का भी है, नासिरा शर्मा जी ने बहुत सारे अनुवाद किए हैं, भारत भूषण अग्रवाल ने किए हैं, सुधा अरोड़ा जी का है, ललित कार्तिकेय का, शंकर शरण जी का है, निर्मणि उपाध्याय का है, प्रभात रंजन जी का है। बहुत सारे लोगों ने अनुवाद किए हैं और बहुत अच्छे, अधिकांश अनुवाद अच्छे हैं। और एक चीज़ मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे लगा कि ये दो बेहतरीन संग्रह हमारे पास कहानियों के हैं, और अगर इन संग्रहों पर ममता कालिया जी की तरफ से लेख भी आता, कोई बड़ा लेख आता जो दोनों खंडों में होता, या एक खंड की कहानी के साथ उन पर लेख और दूसरे खंड की कहानी के साथ उन पर लेख, तो ये कहानी संग्रह कहीं और भी ज़्यादा कीमती बन जाता। लेकिन फिर भी ये संग्रह पढ़े जाने की मांग करता है, एक संग्रह सहेजे जाने की मांग करता है, ये संग्रह चर्चा किए जाने की मांग करता है। बहुत बहुत आभार ममता जी, इस संग्रह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, दूसरी किताब है लोई, प्रताप सोमवंशी जी की। प्रताप सोमवंशी बढ़िया शायर हैं, बढ़िया पत्रकार हैं, बढ़िया मनुष्य हैं, और इनकी किताब भी बढ़िया ही है। लोई चले कबीरा साथ, कबीर की पत्नी लोई की कहानी है, और लोई की नज़रों से कबीर को देखने की एक कोशिश भी इस नाटक में की गई है। और ये देखिए कि ये नाटक बहुत सारी परतें खोलता है, बहुत सारी चीज़ें हमको बताता है, बहुत सारी जानकारी देता है, क्योंकि लोई के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पास नहीं है। लोई को हम इस कारण भी जानते हैं कि लोई कबीर को जब कट्टरपंथी घायल करके गंगा जी में फेंक देते हैं, तो लोई अपने पिता को बुला कर लाती हैं, और उनके पिता जो है उनको वहाँ से निकालते हैं नदी में से। तो वहाँ से फिर कबीर से उनकी शादी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कबीर की और लोई की दोनों जो वो हैं, इसमें एक चीज़ है कि कबीर ने सिर्फ अपने पूरे जीवन में एक ही चुनरी जो है बुनी थी, वो लोई के नाम की थी। तो अंत में जब लोई का देहावसान होता है तो कबीर उसी चुनरी को उन्हें उड़ाते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रसंग इस किताब में हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो नाटक है, ये बहुत ज़रूरी एक नाटक है, इस पर काम होना चाहिए था। और मैं बताता हूँ कि लोई का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। लोई कबीर की अनुगामिनी है, ये सच है, लेकिन उनका अपना व्यक्तित्व भी है। वो अपने तरीके से चीज़ों को देखती भी हैं, वो कबीर की रचनाओं को व्याख्यायित करके सुनाती भी हैं, और उनका अपना भी एक दृष्टिकोण है, अपना भी उनका एक विचार है, उसको उसके सामने रखती है और बड़ी दृढ़ता के साथ रखती हैं। इसमें एक मोटा जोगी लोई से बहस करता है, वो कहता है कि हट हट, औरत धर्मपथ की सबसे बड़ी बाधा है, एक तरफ हट। तो लोई कहती हैं, तो सारे ईश्वर स्त्रीहीन क्यों नहीं हैं? तुम तो खुद ही शापित हो दर बदर भटकने के लिए। धर्म पथ पर चलते तो ईश्वर के नाम पर यह हमला करने के लिए नहीं आते। ईश्वर के पास तो प्रेम के सिवाय कुछ नहीं है। ये कौन सी भक्ति है जो नफरत सिखाती है और किसी को नष्ट करने को धर्म कहती है? दूसरा जोगी झिल्लाते हुए कहता है, ये पूरी चंडाल मंडली वध किए जाने योग्य है। जवाब में शिष्य भी जोर जोर से चिल्लाते हैं। एक शिष्य बोलता है, कितनों को मारोगे? हमारी तादाद कम नहीं होने वाली। हम सब मिलकर एक एक धक्का देंगे तो सारे योगी यहीं मर जाएंगे। लोई कबीर से पूछती है, आप भी तो कुछ बोलो, आप मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोले क्यों नहीं? लोई
लोई और कबीर का जब मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब को पूरा पढ़ें, अब मैं सारा बता दूंगा तो जो नाटक का जो आनंद है पढ़ने का वो निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ लोई अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व स्थापित करती है। और जब लोई जाने लगती है तो कबीर जब लोई के बारे में कुछ कहते हैं वो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। कबीर कहते हैं, लोई ये कबीरा तुम बिन अधूरा है रे, तू जब मिली जब पंडा लोग मुझे डुबाने ले जा रहे थे, अब तू जाने को कह रही है। जब अभी एक मुसलमान सुल्तान मुझे इस्लाम का दुश्मन बताकर गया है, बड़ा काम पड़ा है रे लोई, सब तोड़ने वाले, मैं अकेला कहाँ कहाँ जोड़ूंगा, क्या क्या करूँगा। तो लोई कहती है, तुम अकेले कहाँ हो सदगुरु, देखो ना तुम एक थे अब विचार हो, आंख उठाकर देखो, जो सुल्तान नहीं देख पाया तुम्हें तो सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा होगा। जो लोग खड़े हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सैयद है, कौन पठान और कौन जुलाहा है, कोई अलग पहचान ही नहीं है इनकी। आप यही तो चाहते थे, पंडित मौलवी शेख सुल्तान सब चाहकर भी नहीं बांट ना पाए, इधर देखो सदगुरु। कबीर, हाँ लोई, राम जी आप इससे ज़्यादा मुझसे क्या चाहते हो। बहुत अलग किस्म का ये नाटक है और बहुत बढ़िया ढंग से लिखा गया, बड़े रोचक ढंग से लिखा गया। मैं चाहता हूँ कि इसकी मंचीय प्रस्तुति और हो, कई जगह मंचीय प्रस्तुति इसकी हुई हैं और प्रस्तुतियाँ हों। ये नाटक वास्तव में याद किए जाने लायक नाटक है। इसके लिए प्रताप सौमेशी को बहुत बहुत इसको छापा है वाणी प्रकाशन दिल्ली ने और कीमत है इसकी 399 यानी 400 रुपये। कीमत थोड़ी ज़्यादा है लेकिन संग्रह भी इस लायक है कि इस पर इतने पैसे खर्च किए जा सकें। तीसरी किताब है साहब संध्या यादव की ओस्ट्री लड़की। संध्या यादव को जो लोग जानते हैं, संध्या बॉम्बे में रहती हैं और एक विशेष किस्म की कविताओं के लेखन के लिए वो जानी जाती है। सच बात तो ये है कि वो अपनी कविताओं में दर्दों का अनुवाद करती हैं। कई बार उनके भोगे हुए यथार्थों को कविता में इस तरीके से पिरोती हैं कि वो कविताएं बेहद महत्वपूर्ण कविताएं बन जाती हैं और जन जन की कविताएं बन जाती हैं। जब जब आपको उन दर्दों से गुजरना होता है तब आपको संध्या यादव याद आती है, संध्या यादव की कविताएं याद आती हैं। उन्होंने लिखा भी है, मेरे दर्द का अनुवाद करवा लो तुम, भाव मेरे ले लो, भाषा चुन लो तुम। अगर आप इनको पढ़ते हैं संध्या यादव को, आप देखेंगे संध्या यादव बेचैन कवित्री हैं। संध्या यादव की कविताओं में आपको उल्लास बहुत कम मिलेगा। अब कई बार ये लगता भी है कि बहुत सारे रंग नहीं भी हैं उनमें, लेकिन जो रंग है वो बहुत गहरा है। प्रेम का रंग, विरह का रंग, संयोग की यादें याद करते हुए वियोग तक की जो यात्रा है, वो रंग। ये जो संध्या की कविताएं हैं ये आपको बहुत अलग से संसार में ले जाती हैं। ये आपको एक अजीब किस्म की करुणा से भिगो भी देती हैं। ये आपको दर्द के उस सागर में डुबकी लगवाती हैं कि जब इन कविताओं को पढ़ते हैं तो कई बार आपकी आंखें पनिया जाती हैं, भीग जाती हैं और आप एक अलग सी मनोस्थिति में आ जाते हैं। तो मैं आपको इनकी कुछ कविताओं का छोटे छोटे अंश सुना रहा हूँ। गंगा, छोटी छोटी कविता है। गंगा, गंगा पुण्य भी स्वीकारती है क्या, मैंने सारी नेकियां बहा दी हैं। गंगा पुण्य भी स्वीकारती है क्या, मैंने सारी नेकियां बहा दी हैं। शीर्षक है जान, सच्ची जान ही ले लेता है वो, मेरी जान जब भी कहता है वो। ऐसी एक छोटी सी रचना है गुलाब। रात के आंगन में नाग फनी का जंगल हो गया, चांद किसी और के आंगन का गुलाब हो गया। छोटी सी रचना और बहुत बड़ी बात कहने की उनकी कोशिश है। आंसुओं के भी छूट गए हैं पसीने, भरी आंखों वाले होठ जब मुस्कुराए हैं। आहा, ये रचनाएं बहुत गहन अनुभूतियों को आत्मसात करने के बाद ये रचनाएं आती हैं, निकल के आती हैं। और एक रचना देखें, कितनी महफूज होती औरतें दुनिया में,
जो जिस्म घर छोड़ निकल पाती बाहर। वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन रचना है। मैं समझता हूँ कि ये हासिल है इस संग्रह का। कितनी महफूज होती औरतें दुनिया में जो जिस्म घर छोड़ निकल पाती बाहर। आहा, ऐसी रचनाएं हिंदी में बहुत बहुत कम हैं। और देखिए कि बिसराई गई बेटियां, उनकी कविता का अंश मैं आपको सुना रहा हूँ। बिटिया दिवस पर मुझे याद आती हैं वे सभी बेटियां जो ब्याहने के बाद ढेर सारे रिश्तों में तो ढल गईं, पर भुला दी गईं कि वो किसी की बेटियां हैं। उनकी आंखों के सपने गीली लकड़ी पर पड़े तेल की बूंदों की तरह आंच में तपने से पहले धुआं उगलते रहे। सिलबट्टे पर उंगलियां चलने से पहले हथेली की मेहंदी से अनजान बन गईं। दिल की धड़कनें जो तेज़ हो जाती थीं, कभी न जाने कितनी ही बातों से अपनी ही चौहद्दी में कैद हो गईं, और उन्होंने भरसक कोशिश की भुलाने की कि वो किसी की बेटियां हैं। मित्रों, संध्या यादव के संग्रह में जगह जगह पर रत्न बिखरे पड़े हैं। ये पाठकों पर है कि वो इनमें से कितने रत्नों को अपनी स्मृतियों में सुरक्षित रख सकते हैं, कितने रत्नों की चकाचौंध का आनंद ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये संग्रह पढ़े जाने की मांग करता है, ये संग्रह पढ़े जाने के बाद बात करने की मांग करता है। संध्या यादव को इस संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये संग्रह जो है छापा है कविग्राम फाउंडेशन ने, सरस्वती विहार दिल्ली से, और इस संग्रह की कीमत जो है वो है 300 रुपये। मैं समझता हूँ कि इस संग्रह को पढ़ा जाना चाहिए, ये एक ज़रूरी संग्रह है। इसके बाद अंतिम किताब है व्यंग संग्रह है। यह है प्रसिद्ध व्यंगकार शशिकांत सिंह शशि का व्यंग संग्रह मंडी में ईमान। मित्रों, शशिकांत सिंह शशि उस तरह के व्यंगकारों में हैं जो बिना इस बात की परवाह किए लिखते हैं कि मैं ऐसा लिखूंगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, फला नाराज़ हो जाएगा, ढिमका नाराज़ हो जाएगा। वो सच कहें तो वो उस तरह के व्यंगकार हैं जिन्हें सीधा सीधा मतलब अपने सरोकारों से है, अपनी जनोन्मुखता से है। वो हमेशा उनकी अधिकांश रचनाएँ 90% से भी अधिक रचनाएँ गंभीर सरोकारी रचनाएँ हैं। उनकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन सच कहें तो हिंदी में बहुत कम व्यंगकार ऐसे हैं जो ईमानदार हैं। उनमें शशिकांत सिंह शशि भी ईमानदार व्यंगकारों में से एक हैं। आप उनके यहाँ देखेंगे, आप उनके यहाँ राजनीति पर रचनाएँ देखेंगे, आप उनके यहाँ अर्थ पे रचनाएँ देखेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण की रचनाएँ देखेंगे। और एक बहुत बचते हैं जिससे लिखने से लोग, वो हैं धार्मिक विसंगतियों की रचनाएँ। उनके यहाँ आपको सब तरीके की रचनाएँ मिलेंगी, और उनकी रचनाएँ का जो मूल स्वर है वो करुणा है। उनकी रचनाएँ आपको आनंदित नहीं करती, उनकी रचनाएँ आपको क्षोभ से भर देती हैं, आक्रोश से भर देती हैं। उनकी अधिकांश रचनाओं की परिणति करुणा में होती है। मैं आपको अगर इनकी रचनाओं की बात करूं तो आप देखेंगे कि कंटेंट की तो मैं बात आपसे कर ही रहा हूं, शिल्प भी उनकी रचनाओं में, उनके यहाँ विट बहुत कम है। उनके यहाँ आयरनी से ज़्यादा काम होता है। आयरनी है, प्रतीकात्मकता है, सादृश्य विधान है जहाँ वो दो चीज़ों के आपस में तुलना करते हैं। फैंटेसी का उन्होंने बहुत इस्तेमाल अपने यहाँ किया है। और सच कहूँ तो परसाई की परंपरा में जो व्यंगकार हैं उनमें शशि भी एक व्यंगकार हैं। उनके संग्रह में मैं आपको छोटे छोटे कुछ अंश सुनाता हूँ जो आपको बहुत तीखे रचनाओं के अंश हैं। ये देखें कि दधीची और देवता का एक अंश है छोटा सा, कि दधीची के आश्रम के आगे कार खड़ी है, देवता आए हैं दिल्ली से, उन्हें इलेक्शन के लिए दधीची की हड्डियों की ज़रूरत है। उसका चूर्ण बनाकर मतदाताओं की आंखों में डालना है ताकि उन्हें नेता, त्याग और तपस्या की मूर्ति दिखे। ऐसे ही एक जगह शशि लिखते हैं कि साहब, जिस प्रकार हवा होती है लेकिन दिखती नहीं है, उसी प्रकार जंगल में विकास होते हैं लेकिन दिखते नहीं।
सड़क बनी 20 साल पहले, लेकिन कागज़ पर बनी और कागज़ पर ही पक्की होकर रह गई। उस समय मेरे बाबूजी ने अपनी हड्डियां दान में दी थी। आपको तो बिजली की चमक भी कहीं नहीं दिख रही होगी, जो 50 साल पहले से ही इस जंगल में चमक रही है। क्या आयरनी है, क्या वक्रोक्ति है, क्या तीखापन है। ऐसी रचनाओं का बहुत सारी रचनाएं इस संग्रह में ऐसी हैं जिन्हें आप बार बार याद कर सकते हैं। एक जगह पर वो लिखते हैं, स्वतंत्रता ही जंगल की आत्मा होती है, अतः इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक जीव को शिकार करने तथा शिकार होने की आज़ादी मिलेगी। हिरण को पूरी स्वतंत्रता है कि वह चाहे तो बाघ का शिकार बने, चाहे तो चीते का। बकरी को यदि शेर अपना शिकार होने के लिए आमंत्रित करे तो वह इसे अपना सौभाग्य माने तथा राजहित में अपनी कुर्बानी मिमियाते हुए दे दे। बाघ चीतों तथा लगड़बग्घों को पुलिस हिरण मारने के जुर्म में गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन बकरियां किसी मटर के खेत में पकड़ी गईं तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि जितनी आज़ादी बकरी को है उतनी ही मटर को भी। तो ये जो तीखापन है, ये जो बेचैनी है, ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है, इसे स्वर देने का काम शशिकांत सिंह शशि बहुत पहनेपन से करते हैं। हाँ, एक दो बार ऐसा भी होता है कि उनका जो आक्रोशित स्वर है वो कानों को चुभता है। कहीं कहीं लगता है कि जैसे उनका जो सात्विक आक्रोश है वो उभर आया है, जबकि वहाँ पर अगर शैलीय जो प्रतिमान है उनके हिसाब से लिखा जाता तो कहीं और बेहतर रचनाएं होती। लेकिन ये संग्रह सच कहूँ तो पढ़े जाने की मांग करता है। जो लोग गंभीर व्यंग को पसंद करते हैं, जो लोग ऐसे व्यंग को पसंद करते हैं कि जो अंदर तक खिला कर रखते, आपकी शिराओं को झंझना कर रखते। मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये संग्रह यानी मंडी में ईमान पढ़े जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। अगर आप अच्छे व्यंग को पसंद करते हैं, सरोकारी व्यंग को पसंद करते हैं, जनोन्मुखी व्यंग को पसंद करते हैं और आपको परसाई अच्छे लगते हैं, तो आपको शशिकांत सिंह का ये संग्रह मंडी में ईमान भी अच्छा लगेगा। ये संग्रह छापा है अभिधा प्रकाशन ने और इसकी कीमत है 300 रुपये। तो मित्रों, आज हमने 4 किताबों की बात की और इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले शनिवार को। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, मैं सुभाष